हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन कुपोषण प्रोटीन कुपोषण क्या है? जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो, जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो प्रोटीन की कमी से संबंधित विसंगतियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है, जिसे क्या कहेंगे? प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में दो प्रमुख रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से कितने प्रकार के रोग होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 क्वाशियोकोर, और नंबर 2 मैरस्मस। क्वाशियोकोर यह रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। कौन सा? क्वाशियोकोर। इस रोग के लक्षण क्या हो जाएंगे? नंबर 1 बच्चों का पेट फूल जाना। बच्चों का पेट फूल जाना। नंबर 2 स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना। नंबर 3 भूख कम लगना। और नंबर 4 त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। कौन से रोग में? क्वाशियोकोर रोग में। तो प्रोटीन की कमी से कितने प्रकार के रोग हो गए? दो प्रकार के। नंबर 1 क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर रोग यह रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। लक्षण क्या हो जाएंगे? बच्चों का पेट फूल जाना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, भूख कम लगना और त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। नंबर 2 रोग है कौन सा? मैरस्मस। मैरस्मस रोग में क्या होगा? जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी होगी। प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी होगी तो आंखों का कांतिहीन होकर अंदर दशना और शरीर सूखकर दुर्बल पतला कमजोर हो जाता है। इस स्थिति को मैरस्मस कहते हैं। जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो तो आंखें कांतिहीन होकर अंदर दसने लगती हैं तथा शरीर सूखकर दुर्बल पतला कमजोर हो जाता है। इस स्थिति को या इस रोग को क्या कहते हैं? मैरस्मस कहते हैं। तो मैरस्मस रोग के लक्षण हो जाएंगे आंखों का कांतिहीन होकर अंदर दसना और दूसरा हो जाएगा शरीर सूखकर दुर्बल पतला व कमजोर हो जाता है।
कौन से रोग में? मैरस्मस रोग में। तो मैरस्मस रोग क्या होगा? जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी होगी तो आंखें कांतिहीन होकर अंधा दिखने लगती हैं, साथ ही शरीर सूखकर दुर्बल पतला कमजोर हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? मैरस्मस कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन कुपोषण के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? खनिज कुपोषण की। तो खनिज कुपोषण में क्या होगा? विभिन्न प्रकार के खनिज भी हमारे शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे नंबर 1 लौह तत्व। लौह तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख भाग होता है। लौह तत्व जो है ये रुधिर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण, किसकी कमी के कारण? लौह तत्व की कमी के कारण, रक्तहीनता के कारण, लौह तत्व की कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का प्रमुख भाग है। रक्तहीनता के कारण, रक्तहीनता के कारण चेहरा कैसा पड़ जाएगा? पीला। जब रक्त में किसकी कमी होगी? लौह तत्व की कमी होगी तो रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। जैसे नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रमुख कार्य होता है हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाना। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे दांत व हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। भंगुर प्रकृति की हो जाती है। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है नंबर 3 आयोडीन। आयोडीन जो है आयोडीन की कमी के कारण जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती, यानी कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता, यानी कि इसका ठीक प्रकार से कार्य नहीं करना। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। तो आयोडीन की कमी के कारण जो हमारी थायराइड ग्रंथि ये हमारे ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है, और थायराइड ग्रंथि जब ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो रोग हो जाएगा घेंगा या गलगंड, या इसे हम कहते हैं गॉइटर, रोग हो जाता है। इसी प्रकार से प्रमुख खनिज निम्न प्रकार है।
तत्व का नाम, प्रमुख स्रोत और प्रमुख कार्य। नंबर 1 सोडियम। सोडियम के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे व दूध। सोडियम किस से प्राप्त होता है? सामान्य नमक है, मछली, मांस, अंडे व दूध से हमें प्राप्त होता है। सोडियम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? मांसपेशी संकुचन, मांसपेशी संकुचन। नंबर 2 तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण। नंबर 3 शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाना व शरीर का विद्युत अपघटन। ये प्रमुख कार्य है कौन से खनिज के? सोडियम के। तो सोडियम हमें किस से प्राप्त होगा? सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे व दूध। इसके प्रमुख कार्य क्या हो जाएंगे? मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है और साथ ही शरीर का विद्युत अपघटन करने का कार्य करता है। नंबर 2 पोटेशियम। पोटेशियम को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे? कैल्शियम, सोडियम को प्रदर्शित करते हैं Na से। पोटेशियम ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में अवेलेबल होता है, पाया जाता है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है कौन? पोटेशियम। पोटेशियम के प्रमुख कार्य क्या हो जाएंगे? सेम जो सोडियम के हैं, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का संतुलन बनाना और शरीर का विद्युत अपघटन। और इसका इनके अलावा जो कार्य है वो क्या है? शरीर की विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना, शरीर की विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का, शरीर की विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। तो दूसरा खनिज हो गया पोटेशियम। पोटेशियम को प्रदर्शित करते हैं कैसे? ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। इसका इनके प्रमुख कार्य जाएंगे। पोटेशियम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 मांसपेशी संकुचन, नंबर 2 तंत्रिकीय आवेग संचरण, नंबर 3 शरीर का संतुलन बनाए रखना, नंबर 4 शरीर का विद्युत अपघटन और नंबर 5 हो जाएगा कौन सा? शरीर की विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करने का काम करता है कौन? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में नंबर 3 है कैल्शियम। कैल्शियम को प्रदर्शित करते हैं Ca से। प्रमुख स्रोत हो जाएंगे दूध, अंडे, हरी सब्जियां, कैल्शियम को प्रदर्शित करते हैं Ca से। प्रमुख स्रोत हो जाएंगे दूध, अंडे और हरी सब्जियां। इसका प्रमुख कार्य होता है यह है कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर
विटामिन डी के साथ मिलकर हमारे दांतों में हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हमारे दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। कौन? कैल्शियम। कैल्शियम को प्रदर्शित करेंगे सी से प्रमुख स्रोत हो जाएगा दूध, अंडे और हरी सब्जियां, और इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा ये विटामिन डी के साथ मिलकर हमारे दांतों में हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस को प्रदर्शित करते हैं पी से। इसके प्रमुख स्रोत हो जाएंगे दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा रक्त। प्रमुख कार्य हो जाएगा कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों में हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। जो हमारा तीसरा था कौन? कैल्शियम। कैल्शियम तो विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों में हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, जबकि फास्फोरस जो है ये कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों में हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट हो जाएगा लौह तत्व। लौह तत्व को प्रदर्शित करेंगे Fe से। इसका प्रमुख स्रोत हो जाएंगे यकृत, रक्त, अंडे, मांस, बाजरा, रागी, दही है, सब्जियां हैं, गाजर व गुड़। इसका प्रमुख फंक्शन हो जाएगा ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। नेक्स्ट हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन को प्रदर्शित करते हैं किससे? आई से। प्रमुख स्रोत हो जाएगा नमक, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन और काला नमक। प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। इसके बाद नेक्स्ट पीने योग्य पानी के गुण। पीने योग्य। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं मानव स्वास्थ्य की। मानव स्वास्थ्य में हम जानते हैं कि जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीने योग्य पानी के गुण क्या क्या होने चाहिए। पीने योग्य पानी में नंबर 1 आंखों से दिखने वाली वनस्पति। आंखों से दिखने वाली वनस्पति व सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। पीने योग्य पानी में आंखों से दिखने वाली वनस्पति व सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। नंबर 2 हानिकारक सूक्ष्म जीव न हो। पीने योग्य पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीव न हो। नंबर 3 जल का पीएच मान संतुलित हो। पीने योग्य पानी का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। और नंबर 4 जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए।
गुण क्या क्या हो जाएंगे? आंखों से दिखने वाली वनस्पति व सूक्ष्मजीव नहीं होने चाहिए। नंबर 2, हानिकारक सूक्ष्मजीव नहीं होने चाहिए। नंबर 3, जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। ये हो जाएंगे किसके? पीने योग्य पानी के गुण। शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जो है वो जल के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए डॉक्टर भी हमें सलाह देता है कि हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। हमें प्रतिदिन कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जो है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? जल के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए डॉक्टर हमें सलाह देता है कि हमें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। जल का क्या महत्व है? सही मात्रा में पानी पीने से, सही मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर का उपापचय सही प्रकार कार्य करता है, सही प्रकार से कार्य करता है। ठीक मात्रा में जब हम पानी पिएंगे तो हमारे शरीर की जो समस्त उपापचय क्रियाएं हैं वो ठीक प्रकार से होती रहेगी। नंबर 2 हो जाएगा, प्रत्येक दिन या प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। सही मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर का उपापचय सही प्रकार से कार्य करता है। नंबर 2 हो जाएगा, प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर कैसा रहेगा? रोग मुक्त, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। नंबर 3 हो जाएगा, शरीर में सही मात्रा में पानी रहने से चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। शरीर में सही मात्रा में पानी रहने से चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है, जिससे थकान महसूस नहीं होती है, जिससे थकान महसूस नहीं होती है। सही मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर का उपापचय सही प्रकार से कार्य करता है। नंबर 2 हो जाएगा, प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर कैसा रहता है? रोग मुक्त। शरीर में सही मात्रा में पानी रहने से चुस्ती और
पानी से शरीर में रेशों की संख्या या रेशों की मात्रा कायम बनी रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्षमता में वृद्धि होती है। पानी से शरीर में रेशों की मात्रा कायम बनी रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होती है? वृद्धि। तथा बीमारियां होने का खतरा टला रहता है। पानी से शरीर में रेशों की मात्रा कायम बनी रहती है, जिससे शरीर की क्या बढ़ती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? शरीर की रोगों से या शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु और कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होगी? वृद्धि तथा बीमारियां होने का खतरा टला रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी का जमाव नहीं होता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी का जमाव नहीं होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम हो जाती है। उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम हो जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं तो हमारे शरीर में पथरी होने का खतरा भी टला रहता है। नियमित भरपूर मात्रा में पानी पीने से पथरी का खतरा कम हो जाता है।
तला रहता